नमस्कार। न्यूज़ के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजचुक। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन के इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी घट रही हैं। अभी हरियाणा का एक प्रकरण देखने को आया जिसमें रातों रात सरकार बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कैबिनेट बदल दी गई और एक समझौता जो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी पार्टी के बीच में था वो टूट गया और उनके कुछ सदस्य टूट के सरकार के सपोर्ट में आ गए। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि मुख्यमंत्री थे अभी तक, पिछले 9.5 साल से उनको चेंज कर दिया गया और उनकी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी लिस्ट भी आ गई है जिसमें काफ़ी लोगों के टिकट चेंज भी किए गए हैं, कुछ लोगों के टिकट बदली किए गए, लेकिन मोस्टली वही लोग हैं जो कि सीनियर लीडर हैं और इनके जो कि टिकट एक्सपेक्टेड थे, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, तेजस्वी सूर्या है और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी चुनाव पूर्ण मोड में है। तीसरी बात ये हुई है कि बीजेपी का यानी एनडीए का, बीजेपी और एनडीए का बिहार में और महाराष्ट्र में सीटों पर समझौता हो गया। चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी दुविधा चल रही थी, जब बहुत सारी खबरें आ रही थी, परंतु आज उन्होंने क्लियर कर दिया है तो उनका एक समझौता हो गया है और सीटों की कौन सी पार्टी कौन सी जगह से लड़ेगी इसके बारे में अभी बातचीत होनी बाकी है। बातचीत तो हो चुकी है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो 1-2 दिनों में डिक्लेयर कर लिया जाएगा। तीसरी बात ये हुई है कि भारत ने एक स्वदेशी हथियारों से बने हुए हथियारों का एक पोखरण के अंदर, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के सैनिक थे, अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है और एक युद्ध लाइक सिचुएशन क्रिएट करके अपने हथियारों का, मिसाइलों का एक टेस्ट किया गया, जिसको देखने के लिए प्रधानमंत्री इसमें वहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा भारत ने एक दिव्यास्त्र अग्नि 5 जिसकी 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज है, उसका सफल परीक्षण किया है, जो एक साथ कई हथियारों को लोड करके ले जा सकती है और उसमें न्यूक्लियर हेड भी, न्यूक्लियर जो बम होता है वो भी उसमें लगाया जा सकता है। इसको देख करके काफ़ी सारी देश, चाइना और पाकिस्तान के अंदर चिंता व्यक्त की गई है और वो इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। लेकिन जो आज का एक मेन मुद्दा जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, बात यह है सीएए को लेके, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बनाया गया है और उसको भारत सरकार ने लागू किया है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, परंतु ये नियम, जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। इसके अंदर पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक, जो हिंदू हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बौद्ध और ईसाई हो सकते हैं, जिनको पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया धर्म के आधार पे, और जो 2014 तक भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जाएगा, जिससे वो सारी सुविधाएं जो हमें एक आम नागरिकों को मिलती हैं उनको मिलेंगी। ये भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि 1955 से ये कानून लागू था और उसको धीरे धीरे आगे करके इसके अंदर संशोधन ला के जो भी लोग तकरीबन 10-15 हज़ार भारत में अभी रह रहे हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी। परंतु इसके अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इसमें मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। देखिए, इसमें मुसलमानों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मोदी सरकार मुसलमानों के लिए मकान न बनाती, मुसलमानों को जो है बिजली के कनेक्शन ना देती या उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन ना देती, घर ना देती, क्योंकि उनका भी एक अच्छा परसेंटेज प्रधानमंत्री की जो भी भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसमें एक अच्छा उनको जो है कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो परसेंटेज का हर क्षेत्र में, चाहे वो मकान का हो, एलपीजी सिलेंडर का हो, लोन का हो, स्किल लोन का हो, इलेक्ट्रिसिटी या पाइप से नल से का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई हो।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर ऐसा लगता है कि ज़्यादा इनको कुछ घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं वो अपना एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ताकि जो है इलेक्शन के टाइम पे उनको कुछ फायदा मिल सके, वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और चूंकि एक अनार सो बीमार वाली बात है, मुसलमानों के वोट के बहुत सारे जो है पार्टियां जो है उनकी तरफ देखती हैं। कांग्रेस भी उसके अंदर है, समाजवादी भी है, बीएसपी भी है, ओवैसी साहब भी है। आज तो मायावती ने 5 कैंडिडेट यूपी से उतारे, जिसमें से 4 मुस्लिम कैंडिडेट है। तो हर किसी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का वोट बढ़ जाएगा, तो जो जितना ज़्यादा इसके बारे में बोलेगा, हमारे केजरीवाल साहब भी इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है। मैं इसके एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो जिनकी फैमिली 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। और मैं ही क्यों, अभी देश के तकरीबन हर शहर में पाकिस्तान से आने वाले हिंदू रिफ्यूजी, सिख, सिंधी और भी काफ़ी लोग जो कि वहाँ पे अपना देश छोड़ के आए, और ऐसी परिस्थिति में आए क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, पैसा था, प्रॉपर्टीज़ थी और काफ़ी रिच थे। वो लोग भारत में आए और दर दर को भटकते रहे। एक रिफ्यूजी स्टेटस का उनको सामना करना पड़ा, और एक एक घर में कई कई परिवार रहे और वो काफ़ी बुरी हालत में रहे और अपनी मेहनत से दोबारा से खड़े हुए। तो ये कहना कि, और मैं ये कुछ नेताओं का ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा ये खा जाएंगे, आज तक पाकिस्तान से आए हुए भारतीय हिंदुओं को, जो भारत के अंदर आए हिंदू, उनको सरकार ने छोटी मोटी सहायता की। उस जमाने में छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा दिया, जो कि चलते चलते 1980 तक, 75 तक बल्कि ये चलता रहा और डिस्ट्रीब्यूशन होती रही। और जिसको ज़्यादातर एरिया में आप चाहे जयपुर हो, चाहे आप दिल्ली को देखें, चाहे आप किसी और शहर को देखें, तो कैंप के नाम से मशहूर है। दिल्ली का किंग्सवे कैंप इलाका, जिसको आप जीटीबी नगर बोलते हैं, किसी ज़माने में यहाँ पे आर्मी की बैरक्स होती थी, जहाँ पे इन रिफ्यूजीज़ को ठहराया गया। और धीरे धीरे दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, उनको जगह मिली और उन्होंने कुछ काफ़ी मेहनत करके आज देश के कोने कोने में पहुंचे हुए हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे जो है काफ़ी तरक्की कर दी है। व्यापार में हो, चाहे जॉब्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो। तो आप उनको देखो, आप अभी हमारे देश के अंदर एक कहने की बात है, बाकी सब जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं देश के अंदर रहने वाली, उनकी चिंता सारे नागरिक, जो सारे पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे 6% ब्राह्मण है, 8% ठाकुर है, 10% दलित है, 12% पिछड़ा वर्ग है। लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को अपना वोट बैंक नहीं बनाया, ना माना, ना वो बने। अब आप देखो, उनको कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई। पढ़ाई के लिए ही उनको ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं दी गई, बल्कि हम ऐसे भुक्तभोगी हैं जो कि हमारे साथ हिंदुस्तान में आने के बाद, हमारा जब जन्म हुआ और जब हम पढ़ने लिखने लगे, तो स्कूलों में भी हमें जो टीचर थे वो एक दूसरे नज़रिए से देखते थे और रिफ्यूजी कह के भी बुलाते थे। आज भी अगर आप देश के कुछ राज्यों में जाओगे तो वहाँ पे लोग आपको पंजाब से आने वाले, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के पंजाब से है, जो आज का पाकिस्तान है, उसका जो पंजाब स्टेट है, ये लाहौर से लेकर के डेरा इस्माइल खान तक, इनकी एक पूरी एक लिस्ट है, जिसके अंदर बन्नू एक शहर था, टाक एक शहर था, मुल्तान एक जगह है, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा और भी कई सारी, सरगोधा, लायलपुर, ऐसी कई सारे जगह थे जिनको, जहाँ से
रिफ्यूजी आए और वो देश के अलग अलग कोने में चले गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आ करके अपने लिए आरक्षण की मांग नहीं करी, अपना कोई मोर्चा नहीं निकाला। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर देखोगे पाकिस्तान से आए हुए जितने भी पंजाबी लोग हैं, ज़्यादातर उसमें से हिंदू है, उसमें से अलग अलग मुल्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई इंटरनली अपनी उनकी भाषा है। सिंधी लोग जो है वो सिंधी भाषा बोलते हैं, जो डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान के लोग हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं, बट सराइकी बोलते हैं। तो आप देखो, इन लोगों ने अपने धर्म की खातिर अपने बने बनाए बिजनेस, करोड़ों रुपए की उनकी जो जायदाद थी, खेत थे, वहाँ पे ये खेती किसानी भी करते थे और व्यापार भी चलाते थे और पढ़े लिखे भी थे। और आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद भारत में पहले जो बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल, बिहार झारखंड प्लस अनडिवाइडेड पंजाब के लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते थे। तो पंजाब में लाहौर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ से काफ़ी सारे लोग निकल के आए उस जमाने के। मैट्रिकुलेशन किसी ने बीए की हुई थी, किसी ने लॉ की पढ़ाई की हुई थी। तो जिस हिसाब से उनकी काबिलियत थी उन्होंने काम किया। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई, उन्होंने अपना काम धंधा लगाया। और आज दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं उसके अंदर आपको ये पंजाबी फैमिली एक्सपैंड करके मिलती हुई चली जाएंगी। चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, लाजपत नगर हो, राजौरी गार्डन हो, सुभाष नगर हो दिल्ली का, उसके अलावा इंदौर है, उल्लासनगर है, मुंबई के पास एक शहर है, और भी अलग अलग शहर हैं। हरियाणा का पूरा हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी रिफ्यूजी से भरा पड़ा। और हरियाणा में तो पंजाबियों की संख्या 8%। अब जाकर के उनकी रिप्रेजेंटेशन को कुछ माना गया है, जिसके अंदर ये खट्टर साहब जो कि पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनको एक नॉन जाट को पहली बार वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो जिन लोगों के अंदर ये है कि भाई वो आएंगे, हमारे कुछ नेता हमारे ये बोल रहे हैं कि वो लोग आएंगे और हमारा जो है जॉब ले लेंगे, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, वो ऑलरेडी रह रहे हैं इंडिया में। उन्होंने कोई जगह नहीं ली, कुछ हरिद्वार में रह रहे हैं, कुछ जम्मू में रह रहे हैं, कुछ दिल्ली के किसी मजनू टीला जैसी जगह है वहाँ पे रह रहे हैं। काफ़ी मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो काफ़ी बुरी व्यवस्था में रह रहे हैं। तो ऐसा कहना कि वो आपके पास आएंगे और आपके जो है सब चीज़ें आपकी ले लेंगे, ये एक गलत धारणा बनाई जा रही है। इसमें मुसलमानों की कोई नागरिकता जा नहीं रही, और जो हिंदू यहाँ पे ऑलरेडी 2014 तक आ गए हैं उनको ये नागरिकता दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को दिमाग से काम लेना चाहिए, इमोशन ना हो करके इसके तथ्यों में जा करके देश के अंदर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। देखिए, राजनीति पार्टी वालों का काम है, उनको कोई टॉपिक चाहिए, अभी तक उनको टॉपिक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतना जो आपके डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो भूल जाएंगे। कल ही हमारे यहाँ पे बल्कि वो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर्स के एक बहुत बड़ी 3 इंडस्ट्रीज लगाई है। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे, पुराने मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैंने सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफ़ी एक अच्छे तरीके का एक वीडियो बनाया कि ये क्या होता है और किसमें क्या यूज़ किया जाता है और इसकी क्या क्यों ज़रूरत है। तो जब हम देश में तरक्की कर रहे हैं तो हमें ऐसे साधन जो हमें चाहिए, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, बॉम्बे कोस्टल रोड बनाया गया है, द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया है, स्टेट ऑफ आर्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल बोला जा रहा है, उसको आप देख के आइए तो आपको पता लगेगा। मुंबई में जो सी के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, इसके अलावा बाकी कितने हाईवे बनाए गए, और जो मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, या वंदे भारत अब स्लीपर में भी आने लगी, पहले ये सिर्फ सिटिंग चेयर कार में चलती के में अवेलेबल थी। तो काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और इस डेवलपमेंट की वजह से लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि उन्होंने मोदी सरकार को दोबारा लाना है, और ताकि ये डेवलपमेंट का काम होता रहे। और धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बनवाया गया। तो अभी देश के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आई हुई है। तो कृपया करके मेरा नम्र निवेदन है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर पाकिस्तान से आके पिछले 75 सालों में वहाँ के आने वाले रिफ्यूजी, विस्थापित पंजाबी हिंदू इस देश के
में रल मिल गए एक दूसरे को, इसके पानी में और खून में मिल गए और अपनी एक जगह बना ली, और उनको आज किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इसी तरह मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस देश के मुसलमान कम्युनिटी से कि आप तो यहीं जन्मे हैं, आप तो यहीं रहे हैं, आपको तो किसी ने यहाँ से निकालना नहीं है। आपने चूज़ किया कि आपको इंडिया में रहना है, आपके बुजुर्गों ने, कि भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न होने के बावजूद, पार्टीशन होने के बाद भी आप इसी देश में रहे, तो आप तो रह रहे हैं, आपको कोई निकालने वाला है नहीं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के शरणार्थी हैं, भारत में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात चलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है। जो रिफ्यूजी आए, आज पाकिस्तान के अंदर जो रिफ्यूजी गए यहाँ से छोड़ के, भारत के मुसलमान पाकिस्तान के, वो आज ही मुजाहिद कहलाए जाते हैं, परंतु भारत में रहने वाले लोग मुजाहिद नहीं कहलाए जाते, रिफ्यूजी नहीं कहलाए जाते। हाँ, किसी टाइम पे उनको थोड़ी प्रताड़ना हुई, परंतु उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और देश के हर कोने में अपनी मेहनत को दिखाया है और देश में तरक्की करी है। आज आपको ऐसे लाखों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जो बड़ी पोस्ट पे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, IAS IPS ऑफिसर्स और बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े बड़े सारे जो जिनके फोरफादर्स, दादा वगैरह पाकिस्तान से आए, यहाँ पे आके वो बस गए और अपनी तरक्की कर ली और बिना किसी शोर शराबे के काम कर रहे हैं। ना कि किसी किस्म का रिजर्वेशन लिया, ना किसी किस्म का एक घेटो बनाया अपने लिए। अलग अलग जगह पे रह के हर जाति के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके काम किया और अपना भविष्य बनाया और आज विदेशों तक जा चुके। इसलिए इसको ना ज़्यादा उछाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जबकि और कोई कानून NPR वगैरह भी आ नहीं रहा, तो इसके बारे में जब तक, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपने ऑलरेडी PIL दाखिल कर दी है, तो कृपया करके देश का माहौल ना खराब करें। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी या धर्म से हो, देश का माहौल ना खराब करें, क्योंकि तरक्की के रास्ते में ये जो दुर्घटनाएं होती हैं या देश में माहौल खराब होता है, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह आने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो अपने मन से सारी चीज़ों को देखें, खुद एनालाइज करें, किसी पार्टी की सपोर्ट ना करें। आप देखें कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, देश में तरक्की हो रही है, पर कैपिटा इनकम जो है हमारी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तो मेरा निवेदन रहेगा। इसके अलावा भी इलेक्शन पे अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। जैसे जैसे नई खबरें आएंगी, दिल्ली में 7 में से 6 सीटें BJP ने चेंज कर दी हैं। अभी पूरा जो गणित है वो सामने आना अभी बाकी है, तो देखते हैं आगे किस करवट बैठता है ऊँट। और जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इलेक्शन की डेट आ जाएंगी, तो पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है देश में। और कभी आपसे विस्तार से बात करना चाहूँगा मैं कई सारी पॉलिसीज़ के बारे में। स्क्रैपेज पॉलिसी एक मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपको सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार लेते हैं पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके, तो वहाँ पे भी सब्सिडी मिल रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेता कुछ बोलते रहेंगे उल्टा सीधा जैसा उनका दिल करेगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ बोलने के लिए आए उसका एक रिसर्च करे, पढ़ के आए हर चीज़ को, और अगर सरकार गलत है तो ज़रूर उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। तो आज के बातचीत को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, न्यूज़ के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजचुक। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन के इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी घट रही हैं। अभी हरियाणा का एक प्रकरण देखने को आया जिसमें रातों रात सरकार बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कैबिनेट बदल दी गई और एक समझौता जो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी पार्टी के बीच में था वो टूट गया और उनके कुछ सदस्य टूट के सरकार के सपोर्ट में आ गए। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि मुख्यमंत्री थे अभी तक, पिछले 9.5 साल से उनको चेंज कर दिया गया और उनकी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी लिस्ट भी आ गई है जिसमें काफ़ी लोगों के टिकट चेंज भी किए गए हैं, कुछ लोगों के टिकट बदली किए गए, लेकिन मोस्टली वही लोग हैं जो कि सीनियर लीडर हैं और इनके जो कि टिकट एक्सपेक्टेड थे, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, तेजस्वी सूर्या है और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी चुनाव पूर्ण मोड में है। तीसरी बात ये हुई है कि बीजेपी का यानी एनडीए का, बीजेपी और एनडीए का बिहार में और महाराष्ट्र में सीटों पर समझौता हो गया। चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी दुविधा चल रही थी, जब बहुत सारी खबरें आ रही थी, परंतु आज उन्होंने क्लियर कर दिया है तो उनका एक समझौता हो गया है और सीटों की कौन सी पार्टी कौन सी जगह से लड़ेगी इसके बारे में अभी बातचीत होनी बाकी है। बातचीत तो हो चुकी है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो 1-2 दिनों में डिक्लेयर कर लिया जाएगा। तीसरी बात ये हुई है कि भारत ने एक स्वदेशी हथियारों से बने हुए हथियारों का एक पोखरण के अंदर, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के सैनिक थे, अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है और एक युद्ध लाइक सिचुएशन क्रिएट करके अपने हथियारों का, मिसाइलों का एक टेस्ट किया गया, जिसको देखने के लिए प्रधानमंत्री इसमें वहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा भारत ने एक दिव्यास्त्र अग्नि 5 जिसकी 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज है, उसका सफल परीक्षण किया है, जो एक साथ कई हथियारों को लोड करके ले जा सकती है और उसमें न्यूक्लियर हेड भी, न्यूक्लियर जो बम होता है वो भी उसमें लगाया जा सकता है। इसको देख करके काफ़ी सारी देश, चाइना और पाकिस्तान के अंदर चिंता व्यक्त की गई है और वो इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। लेकिन जो आज का एक मेन मुद्दा जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, बात यह है सीएए को लेके, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बनाया गया है और उसको भारत सरकार ने लागू किया। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, परंतु ये नियम, जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। इसके अंदर पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक, जो हिंदू हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बौद्ध और ईसाई हो सकते हैं, जिनको पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया धर्म के आधार पे, और जो 2014 तक भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जाएगा, जिससे वो सारी सुविधाएं जो हमें आम नागरिकों को मिलती हैं उनको मिलेंगी। ये भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि 1955 से ये कानून लागू था और उसको धीरे धीरे आगे करके इसके अंदर संशोधन ला के जो भी लोग तकरीबन 10-15 हज़ार भारत में अभी रह रहे हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी। परंतु इसके अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इसमें मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। देखिए, इसमें मुसलमानों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मोदी सरकार मुसलमानों के लिए मकान न बनाती, मुसलमानों को जो है बिजली के कनेक्शन ना देती या उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन ना देती, घर ना देती, क्योंकि उनका भी एक अच्छा परसेंटेज प्रधानमंत्री की जो भी भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की योजनाएं रही हैं उसमें एक अच्छा उनको जो है कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो परसेंटेज का हर क्षेत्र में, चाहे वो मकान का हो, एलपीजी सिलेंडर का हो, लोन का हो, स्किल लोन का हो, इलेक्ट्रिसिटी या पाइप से नल से का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ऐसा लगता है कि ज़्यादा इनको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं वो अपना एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ताकि जो है इलेक्शन के टाइम पे
उनको कुछ फ़ायदा मिल सके, वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और चूँकि एक अनार्थ वो बीमार वाली बात है, मुसलमानों के वोट के बहुत सारे जो है पार्टियां जो है उनकी तरफ देखती हैं। कांग्रेस भी उसके अंदर है, समाजवादी भी है, बीएसपी भी है, ओवैसी साहब भी है। आज तो मायावती ने 5 कैंडिडेट यूपी से उतारे, जिसमें से 4 मुस्लिम कैंडिडेट है। तो हर किसी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का वोट बढ़ जाएगा, तो जो जितना ज़्यादा इसके बारे में बोलेगा, हमारे केजरीवाल साहब भी इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है। मैं इसके एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो जिनकी फैमिली 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। और मैं ही क्यों, अभी देश के तकरीबन हर शहर में पाकिस्तान से आने वाले हिंदू रिफ्यूजी, सिख, सिंधी और भी काफ़ी लोग जो कि वहाँ पे अपना देश छोड़ के आए, और ऐसी परिस्थिति में आए क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, पैसा था, प्रॉपर्टीज़ थी और काफ़ी रिच थे। वो लोग भारत में आए और दर दर को भटकते रहे। एक रिफ्यूजी स्टेटस का उनको सामना करना पड़ा, और एक एक घर में कई कई परिवार रहे और वो काफ़ी बुरी हालत में रहे और अपनी मेहनत से दोबारा से खड़े हुए। तो ये कहना कि, और मैं ये कुछ नेताओं का ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा ये खा जाएंगे, आज तक पाकिस्तान से आए हुए भारतीय हिंदुओं को, जो भारत के अंदर आए हिंदू, उनको सरकार ने छोटी मोटी सहायता की। उस जमाने में छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा दिया, जो कि चलते चलते 1980 तक, 75 तक बल्कि ये चलता रहा और डिस्ट्रीब्यूशन होती रही। और जिसको ज़्यादातर एरिया में आप चाहे जयपुर हो, चाहे आप दिल्ली को देखें, चाहे आप किसी और शहर को देखें, तो कैंप के नाम से मशहूर है। दिल्ली का किंग्सवे कैंप इलाका, जिसको आप जीटीबी नगर बोलते हैं, किसी ज़माने में यहाँ पे आर्मी की बैरक्स होती थी, जहाँ पे इन रिफ्यूजीज़ को ठहराया गया। और धीरे धीरे दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, उनको जगह मिली और उन्होंने कुछ काफ़ी मेहनत करके आज देश के कोने कोने में पहुंचे हुए हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे जो है काफ़ी तरक्की कर दी है। व्यापार में हो, चाहे जॉब्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो। तो आप उनको देखो, आप अभी हमारे देश के अंदर ये कहने की बात है, बाकी सब जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं देश के अंदर रहने वाली, उनकी चिंता सारे नागरिक, जो सारे पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे 6% ब्राह्मण है, 8% ठाकुर है, 10% दलित है, 12% पिछड़ा वर्ग है। लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को अपना वोट बैंक नहीं बनाया, ना माना, ना वो बने। अब आप देखो, उनको कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई। पढ़ाई के लिए ही उनको ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं दी गई, बल्कि हम ऐसे भुक्तभोगी हैं जो कि हमारे साथ हिंदुस्तान में आने के बाद, हमारा जब जन्म हुआ और जब हम पढ़ने लिखने लगे, तो स्कूलों में भी हमें जो टीचर थे वो एक दूसरे नज़रिए से देखते थे और रिफ्यूजी कह के भी बुलाते थे। आज भी अगर आप देश के कुछ राज्यों में जाओगे तो वहाँ पे लोग आपको पंजाब से आने वाले, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के पंजाब से है, जो आज का पाकिस्तान है, उसका जो पंजाब स्टेट है, ये लाहौर से लेकर के डेरा इस्माइल खान तक, इनकी एक पूरी एक लिस्ट है, जिसके अंदर बन्नू एक शहर था, टाक एक शहर था, मुल्तान एक जगह है, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा और भी कई सारी, सरगोधा, लायलपुर, ऐसी कई सारे जगह थे जिनको, जहाँ से रिफ्यूजी आए और वो देश के अलग अलग कोने में चले गए। लेकिन उन्होंने कभी भी आकर के अपने लिए आरक्षण की मांग नहीं करी, अपना कोई मोर्चा नहीं निकाला। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर देखोगे पाकिस्तान से आए हुए जितने भी पंजाबी लोग हैं,
ज़्यादातर उसमें से हिंदू है, उसमें से अलग अलग मुल्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई इंटरनली अपनी उनकी भाषा है। सिंधी लोग जो है वो सिंधी भाषा बोलते हैं। जो डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान के लोग हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं, बट सराइकी बोलते हैं। तो आप देखो, इन लोगों ने अपने धर्म की खातिर अपने बने बनाए बिजनेस, करोड़ों रुपए की उनकी जो जायदाद थी, खेत थे, वहाँ पे ये खेती किसानी भी करते थे और व्यापार भी चलाते थे और पढ़े लिखे भी थे। और आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद भारत में पहले जो बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल, बिहार झारखंड प्लस अनडिवाइडेड पंजाब के लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते थे। तो पंजाब में लाहौर यूनिवर्सिटी थी जहाँ से काफ़ी सारे लोग निकल के आए उस जमाने के। मैट्रिकुलेशन किसी ने बीए की हुई थी, किसी ने लॉ की पढ़ाई की हुई थी। तो जिस हिसाब से उनकी काबिलियत थी उन्होंने काम किया। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई, उन्होंने अपना काम धंधा लगाया। और आज दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं उसके अंदर आपको ये पंजाबी फैमिली एक्सपैंड करके मिलती हुई चली जाएंगी। चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, लाजपत नगर हो, राजौरी गार्डन हो, सुभाष नगर हो दिल्ली का, उसके अलावा इंदौर है, उल्लासनगर है, मुंबई के पास एक शहर है, और भी अलग अलग शहर हैं। हरियाणा का पूरा हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी रिफ्यूजी से भरा पड़ा। और हरियाणा में तो पंजाबियों की संख्या 8%। अब जाकर के उनकी रिप्रेजेंटेशन को कुछ माना गया है, जिसके अंदर ये खट्टर साहब जो कि पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनको एक नॉन जाट को पहली बार वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो जिन लोगों के अंदर ये है कि भाई वो आएंगे, हमारे कुछ नेता हमारे ये बोल रहे हैं कि वो लोग आएंगे और हमारा जो है जॉब ले लेंगे, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। वो ऑलरेडी रह रहे हैं इंडिया में, उन्होंने कोई जगह नहीं ली। कुछ हरिद्वार में रह रहे हैं, कुछ जम्मू में रह रहे हैं, कुछ दिल्ली के किसी मजनू टीला जैसी जगह है वहाँ पे रह रहे हैं। काफ़ी अमानवीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो काफ़ी बुरी व्यवस्था में रह रहे हैं। तो ऐसा कहना कि वो आपके पास आएंगे और आपके जो है सब चीज़ें आपकी ले लेंगे, ये गलत धारणा बनाई जा रही है। इसमें मुसलमानों की कोई नागरिकता जा नहीं रही। और जो हिंदू यहाँ पे ऑलरेडी 2014 तक आ गए हैं, उनको ये नागरिकता दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को दिमाग से काम लेना चाहिए, इमोशन ना हो करके इसके तथ्यों में जा करके देश के अंदर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक पार्टी वालों का काम है, उनको कोई टॉपिक चाहिए, अभी तक उनको टॉपिक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतना जो आपके डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो भूल जाएंगे। कल ही हमारे यहाँ पे बल्कि वो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर्स के एक बहुत बड़ी 3 इंडस्ट्रीज लगाई है। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे, पुराने मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैंने सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफ़ी एक अच्छे तरीके का एक वीडियो बनाया कि ये क्या होता है और किसमें क्या यूज़ किया जाता है और इसकी क्या क्यों ज़रूरत है। तो जब हम देश में तरक्की कर रहे हैं तो हमें ऐसे साधन जो हमें चाहिए, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, बॉम्बे कोस्टल रोड बनाया गया है, द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया है, स्टेट ऑफ आर्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल बोला जा रहा है, उसको आप देख के आइए तो आपको पता लगेगा। मुंबई में जो सी के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, इसके अलावा बाकी कितने हाईवे बनाए गए, और जो मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, या वंदे भारत अब स्लीपर में भी आने लगी। पहले ये सिर्फ सिटिंग चेयर कार में चलती के में अवेलेबल थी। तो काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं और इस डेवलपमेंट की वजह से लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि उन्होंने मोदी सरकार को दोबारा लाना है, और ताकि ये डेवलपमेंट का काम होता रहे। और धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बनवाया गया। तो अभी देश के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आई हुई है। तो कृपया करके मेरा नम्र निवेदन है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर पाकिस्तान से आके पिछले 75 सालों में वहाँ के आने वाले रिफ्यूजी विस्थापित पंजाबी हिंदू इस देश के में मिल गए एक दूसरे को, इसके पानी में और खून में मिल गए और अपनी एक जगह बना ली, और उनको आज किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इसी तरह मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस देश के मुसलमान कम्युनिटी से
कि आप तो यहीं जन्मे, आप तो यहीं रहे हैं, आपको तो किसी ने यहाँ से निकालना नहीं है, आपने चूज़ किया कि आपको इंडिया में रहना है। आपके बुजुर्गों ने, कि भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न होने के बावजूद, पार्टीशन होने के बाद भी आप इसी देश में रहे, तो आप तो रह रहे हैं, आपको कोई निकालने वाला है नहीं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के शरणार्थी हैं, भारत में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात चलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है। जो रिफ्यूजी आए, आज पाकिस्तान के अंदर जो रिफ्यूजी गए यहाँ से छोड़ के, भारत के मुसलमान पाकिस्तान गए, वो आज ही मुजाहिर कहलाए जाते हैं। परंतु भारत में रहने वाले लोग मुजाहिर नहीं कहलाए जाते, रिफ्यूजी नहीं कहलाए जाते। हाँ, किसी टाइम पे उनको थोड़ी प्रताड़ना हुई, परंतु उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और देश के हर कोने में अपनी मेहनत को दिखाया है और देश में तरक्की करी। आज आपको ऐसे लाखों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जो बड़ी पोस्ट पे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, IAS IPS ऑफिसर और बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े बड़े सारे जो जिनके फोरफादर्स, दादा वगैरह पाकिस्तान से आए, यहाँ पे आके वो बस गए और अपनी तरक्की कर ली और बिना किसी शोर शराबे के काम कर रहे हैं। ना कि किसी किस्म का रिजर्वेशन लिया, ना किसी किस्म का एक घेटो बनाया अपने लिए। अलग अलग जगह पे रह के हर जाति के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके काम किया और अपना भविष्य बनाया और आज विदेशों तक जा चुके। इसलिए इसको ना ज़्यादा उछाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जबकि और कोई कानून NPR वगैरह भी आ नहीं रहा, तो इसके बारे में जब तक, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपने ऑलरेडी PIL दाखिल कर दी है, तो कृपया करके देश का माहौल ना खराब करें। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी या धर्म से हो, देश का माहौल ना खराब करें, क्योंकि तरक्की के रास्ते में ये जो दुर्घटनाएं होती हैं या देश में माहौल खराब होता है, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह आने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो अपने मन से सारी चीज़ों को देखें, खुद एनालाइज करें, किसी पार्टी की सपोर्ट ना करें। आप देखें कि ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, देश में तरक्की हो रही है, पर कैपिटा इनकम जो है हमारी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। तो ये तो मेरा निवेदन रहेगा। इसके अलावा भी इलेक्शन पे अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। जैसे जैसे नई खबरें आएंगी, दिल्ली में 7 में से 6 सीटें BJP ने चेंज कर दी हैं। अभी पूरा जो गणित है सामने आना अभी बाकी है, तो देखते हैं आगे किस करवट बैठता है ऊँट। और जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इलेक्शन की डेट आ जाएंगी, तो पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है देश में। और कभी आपसे विस्तार से बात करना चाहूँगा मैं कई सारी पॉलिसीज़ के बारे में। स्क्रैपेज पॉलिसी एक मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपको सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार लेते हैं पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके, तो वहाँ पे भी सब्सिडी मिल रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेता कुछ बोलते रहेंगे, उल्टा सीधा जैसा उनका दिल करेगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ बोलने के लिए आए उसका एक रिसर्च करे, पढ़ के आए हर चीज़ को। और अगर सरकार गलत है तो ज़रूर उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। तो आज के बातचीत को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।